ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमए पोस्ट बैच की पहली क्लास। तो पोस्ट बैच आप लोग जो है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या सिचुएशन है। कुछ लोग फर्स्ट टाइम सीएमए या एमए के सामने जो है वो आए होंगे, और कुछ लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली सीएमए से बैड न्यूज़ लेने के बजाय यहाँ आए हैं। तो डे वन से पहले दिन से ही आपके सामने जो है वो फुल ट्रांसपेरेंसी। ये जो पोस्ट बैच है ये डेडिकेटेड पोस्ट बैच नहीं है, ये रोल ओवर या कंटिन्यूइंग वाला पोस्ट बैच है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने 5 इजी इजी चैप्टर जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब यहाँ तमाम लोगों को साथ लेके चलना जरूरी है। वो लोग जो प्री से जो है वो मेरी बातें सुनते आ रहे हैं, वो अभी आज की क्लास में मौजूद हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अली शायद क्या पुरानी वाली ओरिएंटेशन दोबारा से हमारे सामने कॉपी पेस्ट कर देगा। नहीं, आप लोग भी क्लास में रहिएगा। आज जो है वो हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अगला चैप्टर भी स्टार्ट करना है। और वो लोग जो कि खुदा ना खास्ता सीएमए से बैड न्यूज़ लेके इस क्लास में हैं, उनका क्या करना है पहले उनकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा जो है वो हमने ओरिएंटेशन के ऊपर बात नहीं करनी है, हमने चैप्टर स्टार्ट करना है डिसीजन मेकिंग का। तो एक दफ़ा ज़रा हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ओवरऑल क्या चेंजेस हैं सीएमए और एमए में, और ओवरऑल क्या जो है वो स्केड्यूल हुआ करता था, और क्यों जो है वो लोगों के पेपर पास नहीं होते। तो लेट्स सी क्या है हमारे पास इस उसमें किस मतलब ओरिएंटेशन में, इस ओवरऑल में, कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है नया एमए में। तो इसका आसान तरीन जवाब, एमए में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जो है वो थोड़ी सी चैप्टर्स की शफलिंग हुई है। कुछ जो है वो चैप्टर्स का नाम जो है वो चैप्टर नेम जो है वो आगे पीछे कर दिया गया है। तो अगर आप में से कोई इस नियत से आया है कि पता नहीं यार सीएमए का पेपर मैंने दिया था, अब उसका जो है वो खुदा ना खास्ता पास नहीं हो सका, अब नया चैप्टर जो है वो मार्केट में आया है, एमए उसका नाम है, एमए में पता नहीं क्या क्या नया होगा, तो बिलीव मी एमए में कुछ भी नया नहीं है। तो ये तो एक अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्या रखा है एमएम में, ये आपके पास जो है ओवरऑल स्कीम है। 3 तरह की ग्रिड्स हैं, 35 to 40 मार्क्स की, 20 to 30 मार्क्स की, 30 to 40 मार्क्स की। एक दफ़ा ये एक नज़र देख लें, आपके पास डोंट वरी ये अवेलेबल भी होगा स्लाइड्स की फॉर्म में, और अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप जो है वो उसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो ये मार्क्स वाला जो है वो, अब चूंकि आज के दिन हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करनी है, तो जरा मुझे इस वाले टेबल से गौर से देख के बताइएगा, अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू ऑल दिस वर्किंग, आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर कौन सा है जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है? देखिएगा जरा। लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, उससे आज तक 17% ऑफ द पेपर्स आए हैं। चैप्टर 2 और 3 है, उससे 22। तो जरा देखिएगा सबसे ज्यादा वेटेज इस तरह से किसकी है। आप लोगों ने गौर से देख के कहा डिसीजन मेकिंग चेक करें, कहाँ 17%, कहाँ 12%, 5%, और सेकंड लास्ट पे जाके देखें चैप्टर 14 एंड 15, डिसीजन मेकिंग। तो आज के दिन डिसीजन मेकिंग कराने के पीछे लॉजिक ये है कि रिजल्ट के फौरन बाद जो है वो बंदा मोटिवेटेड होता है। तो पहले ही दिन जो है वो हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप जो है वो पहले दिन से जो है वो ठीक ठाक किस्म के मोटिवेटेड रहें। पहले दिन से आपको जो है वो चैलेंजिंग किस्म का जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़े। चैलेंजिंग मैंने पॉजिटिव सेंस कह रहा हूँ, परेशान ना हो जाइएगा कि ओहो पहले दिन चैलेंजिंग चीज़ आ गई तो आगे हमारा क्या बनेगा। इजी वाला चैलेंजिंग इंशाल्लाह, साथ साथ प्रैक्टिस करके जो है वो से अच्छी तरह साथ लेके चलने वाला चैलेंजिंग की बात हो रही है। उसके बाद अगर प्री की ओरिएंटेशन की बात की जाए, तो ये वाला पोर्शन दिखा के मैंने आगे जो है वो कुछ बात की थी कि एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर, कि लोग आमतौर पे सीएमए में और एमए में क्यों जो है वो पास नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास ये वैसे तो अवेलेबल हो गई, लेकिन अगर आप इस सारे टॉपिक पे मेरी जो है वो फर्दर डिस्कशन सुनना चाहते हैं, मेरे फर्दर कमेंट सुनना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीएमएडीजी के यूट्यूब चैनल पे प्री बैच की ओरिएंटेशन अवेलेबल होगी इसी अटेम्प्ट की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पुराने मेरे लेक्चर्स जाके देखें, इसी अटेम्प्ट की मुश्किल से महीने पुरानी वीडियो प्री बैच की जो ओरिएंटेशन थी, वो अगर आप जाके देख लेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक दफा गो थ्रू हो जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में हमने उस पर जो है वो टाइम नहीं लगाना। इसी तरह ये सारी बातें करके हमारे पास नेक्स्ट था कि ओवरऑल एमए में क्या जो है वो स्टूडेंट्स को मसाइल पेश आते हैं, चैप्टर वाइज भी और ओवरऑल भी। तो इसके ऊपर भी वैसे तो ये सारी चीजें आपके पास स्लाइड्स की फॉर्म में अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आप इस पे फर्दर कमेंट्स सुनना चाहते हैं, मेरी डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो प्री बैच की ओरिएंटेशन एमए की इसी अटेम्प्ट की, पुराने जमाने में ना चले जाइएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्केजुअल। ये चीज मैं इंतहाई प्राउडली कह रहा हूं कि जो स्केजुअल मैंने प्री बैच की ओरिएंटेशन में शेयर किया था ये वही है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो चेंज ना करने के पीछे भी जान के ऐसा है कि आपको दिखाया जा सके कि हम लोग वक्त के कितने पाबंद हैं।
तो डे वन से मैंने कहा था कि 22 सितंबर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह 30 अक्टूबर थर्सडे को हम रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेंगे। ये चेक करें जरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्केड्यूल को इतनी खूबसूरती से फॉलो किया है कि आईकेआर ने स्कीम चेंज कर दी, पोस्ट बैच लॉन्च होने की डेट जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई। इसके बावजूद वी आर एक्सट्रीमली ऑन स्केड्यूल। आज क्या डेट है? आज 3 नवंबर है। तो थर्सडे 30 अक्टूबर को हमने स्टार्ट करना था डिसीजन मेकिंग। थर्सडे क्लास नहीं हो सकी, फ्राइडे क्लास नहीं हो सकी, आज मंडे है। तो सिर्फ 2 वर्किंग डेज हम अपने स्केड्यूल से पीछे हैं। तो ये 2 वर्किंग डेज, आपका स्केड्यूल खत्म कब हो रहा था? 29 दिसंबर 2025 को। तो उसमें 2 वर्किंग डेज ऐड कर लें, आपका सिलेबस जो है वो 1 जनवरी को एंड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ एक जरूरी सवाल। वो लोग जो फर्स्ट टाइम जो है वो ये एमए पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो कि एक दफा पहले 5 चैप्टर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें भी गो थ्रू करना चाहते हैं, उनको क्या होगा? तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो जो इंतजामिया से बात करके प्री बैच वाला ही पोर्टल ले लें। बट ऑन द अदर हैंड ये बिल्कुल भी जो है वो फिक्स नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कंपल्शन कोई नहीं है। आप लोग साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। और ये जो 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है वो दोबारा भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट आए हैं, आप पोस्ट बैच में आए हैं, तो जो 5 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए वो जो है वो आपके जाया हो गए। बिल्कुल भी नहीं है, आपको चैप्टर्स भी करवाए जाएंगे। और इंतहाई ध्यान से ये 5 चैप्टर्स चूज किए जाते हैं, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो कि ज्यादातर टीचर्स जो है वो कोर्स के शुरू शुरू में कराते हैं। तो ज्यादातर, और ये हैं इजी भी। तो ज्यादातर लोगों को जो कि पेपर जो है वो 40 समथिंग पे फेल करके आ रहे होते हैं, उन्हें चैप्टर जो है वो अच्छे आते होते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ओवरहेड्स, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और टारगेट कॉस्टिंग, ये 5 में क्यों कह रहा हूं? 5 ये कि जो बेसिक्स एंड ओवरहेड है, ये आईकैप की नजर में 2 चैप्टर्स हैं। तो आईकैप की बुक का चैप्टर 1, 2, 3, 9 एंड 12 इंशाल्लाह आपको दोबारा भी करा दिया जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आज हमने स्टार्ट करना है रेलिवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसे मैं प्यार से आरसीडीएम बोलता हूं। रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, आरसीडीएम। ओके जी, क्या आप लोग पहले ही दिन पढ़ाई के लिए तैयार हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग कैलकुलेटर्स लाए होंगे। कैलकुलेटर्स बड़ा जरूरी है यार। ऐसा बिल्कुल मजा नहीं आता कि टीचर अकेले अकेले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो। कोशिश करें टीचर के साथ साथ रहें। मैं जो भी कैलकुलेशन हूं मुझसे पहले वो आप लोगों की सॉल्व हुई भी हो। तो आते हैं स्लाइड्स की तरफ, आते हैं आरसीडीएम की तरफ। रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पहले बात करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग की। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है वो तो आपको पता है। कॉस्ट मींस किसी भी चीज के ऊपर खर्चा। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो मुफ्ते में तो नहीं होती, आपका बहुत सारा खर्चा होता है। वो खर्चे की टाइप्स हमने बेसिक्स में पढ़ी थी, एक दफा मैं फिर भी गो थ्रू कर देता हूं। कुछ वेरिएबल कॉस्टें होती हैं, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरिएबल वो जो कि प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो। लाइक फॉर एग्जांपल मटेरियल चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने मजदूरों को दिहाड़ी पे रखा हुआ है तो कम दिन काम करेंगे तो कम पैसे पे करने पड़ेंगे, ज्यादा दिन काम करवाएंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह मटेरियल अगर थोड़ा लगेगा तो थोड़े पैसे, ज्यादा लगेगा तो ज्यादा ज्यादा पैसे। तो वो चीजें जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उन्हें आप प्यार से, आपको आपने उन्हें प्यार से बोल दिया वेरिएबल। और वो चीजें जो बिल्कुल भी फिक्स हों, जो बिल्कुल भी चेंज ना हो, वो फिक्स हों, उन्हें हम प्यार से बोल देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। उसकी क्या एग्जांपल है? रेंट। आपने मालिक मकान साहब के सामने कसम खा ली कि यार मैं आपको हर महीने जो है वो इतने सारे जो है वो पैसे दे दिया करूंगा। अब आप प्रोडक्शन करें ना करें, फैक्ट्री को ताला लगाने भाई, वो पैसे तो फिक्स हैं। वो तो मालिक मकान पहली तारीख को आएगा गन लेके और आप उसे पैसे नहीं देंगे तो वो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या तो वो पैसे लेके जाएगा या वो आपको साथ ले जाएगा। तो द पॉइंट इज कि आपकी वो वाले पैसे जो कि फिक्स होते हैं उन्हें हम प्यार से बोल देते हैं फिक्स। तो अब हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट। किस बात की रेलेवेंट कॉस्ट? क्यों रेलेवेंट कॉस्ट? तो हम रेलेवेंट कॉस्ट के साथ मिला के क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साथ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेक करते हुए हमें कॉस्ट पता होगी तभी तो हम अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। अगर एक बिल्कुल ही आसान सी एग्जांपल की बात की जाए, आपने सोचा कि यार मैं ऐसा करता हूं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं। तो नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, आप कहें कि यार ये नई वाली चीज जो है मैंने 500 रुपए की बेचनी है, और बाद में पता चले कि आपको एक चीज बनाने में 550 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये तो फजूल बात हुई। क्या मतलब? आपने 550 रुपए की कोई चीज बनाई, आपका खर्चा हुआ 550 का, और वो चीज आपने 500 रुपए की बेच दी। क्या ये अच्छी बात है? ये कहीं से भी अक्लमंदी वाली बात है?
ये तो बड़ी फजूल बात है, आप तो लॉस में है। नेट प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक नेगेटिव में है। ओहो, ये मैंने क्या बोल दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। याद करें क्यूएम में पढ़ा था, वेरिएबल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपको किसी चीज की कॉस्ट पता होगी तब आप बेहतर डिसीजन मेकिंग, आपने कहा कमेंट्स में नो प्रॉफिट नो लॉस, आप करीब करीब हैं, आप जिस चीज की बात कर रही हैं दैट इज ब्रेक इवन। बट स्टिल ब्रेक इवन के साथ ही जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात होती है, और अभी हमने ब्रेक इवन का पूरा चैप्टर भी पढ़ना है। तो द पॉइंट इज, अगर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही नेगेटिव में है तो आगे खर्चे ओवरहेड्स वगैरह मिला के तो आप बहुत ज्यादा सारे लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हम कोई भी डिसीजन मेकिंग लेने से पहले उस डिसीजन से एसोसिएटेड कॉस्ट और बेनिफिट्स का एनालिसिस कर लेते होते हैं, ताकि पता लगे कि ओवरऑल हमें फायदा होगा या नुकसान। अब यहाँ हर तरह की कॉस्ट को इवेल्युएट करने के मल्टीपल तरीके कार होते हैं कि कौन सी कॉस्ट को आपने इंक्लूड करना है, कौन सी कॉस्ट को रेलेवेंट कंसिडर करना है, कौन सी को रेलेवेंट कंसिडर करना है। तो बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की। मटेरियल के केस में मैंने आपके सामने एक टेबल जो है वो रखा। टेबल में क्या लिखा है, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर लिखा है मटेरियल्स करंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री। आगे एक एरो है जो कि यस की तरफ जा रहा है। अब यहाँ मेरी हमेशा जो है वो उस टेबल से थोड़ा सा जो है वो इख्तिलाफ होता है, यहाँ एक और एरो भी होना चाहिए था, यस के बजाय नो का। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया आपने जरा ध्यान से समझना है। हम बात कर रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की। मटेरियल से मुराद वो चीज जो कि आपने अपनी प्रोडक्ट में लगा लगा के आगे बेचनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम आइसक्रीम, हमारी शॉप है, तो आइसक्रीम शॉप का मतलब ये है कि उसमें क्रीम लगेगा, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज डलेंगी, उसके ऊपर जो है वो चॉकलेट सॉस डलेगी, नीचे जो है वो वेफर लगेगा या कप लगेगा। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपकी आइसक्रीम का पार्ट बनेंगी। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉबेरीज परचेज करनी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में डालने के लिए, तो क्या स्ट्रॉबेरी की मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए? सबसे पहला सवाल है, मटेरियल करंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री, यस या नो? तो पहले बात करते हैं नो की। इंतहाई लॉजिकल सी बात है, यहां कोई रट्टा नहीं लगाना। आपको स्ट्रॉबेरीज चाहिए, आपने फ्रिज खोल के देखा, फ्रिज में स्ट्रॉबेरी नहीं पड़ी, आप क्या करेंगे? बिजनेस छोड़े, ये तो घर की बात हुई। आपको कोई चीज खाने का मूड हो रहा है, चीज फ्रिज में नहीं है, क्या करेंगे? बाहर से परचेज कर लेंगे, आप फूड पेंडे से मंगवा लेंगे। तो कोई चीज अगर घर में नहीं पड़ी तो उससे आप बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब अगला सवाल, बाहर से जो परचेज करेंगे कौन सी प्राइस पे परचेज करेंगे? वो प्राइस जो कि आज से 1 साल पहले थी, या वो प्राइस जो कि आपका दिल कह रहा हो? मार्केट प्राइस। जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो मार्केट प्राइस या परचेज प्राइस पे जो है वो आप एक्स्ट्रा परचेज कर लेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे। बिल्कुल सही। ऑन द अदर हैंड दूसरा एरो किधर जा रहा है, मटेरियल्स आर हेल्ड इन इन्वेंट्री। अच्छा, अब यहां से क्या मुराद है? ऐसा करते हैं, आइसक्रीम वाली एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कुकिंग करनी है, आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी चीज केक बनाना है। अच्छा, आपने फ्रिज खोल के देखा, फ्रिज के अंदर स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी। जबरदस्त। अब क्या करें? अब अगला सवाल एक स्टार्ट आ गया, आर द मटेरियल्स इन रेगुलर यूज। अब यहाँ की रेगुलर यूज से मुराद क्या हो सकती है? वैसे तो मल्टीपल इसके मतलब निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर यूज से मुराद ये है कि अगर आप इन स्ट्रॉबेरीज को अपने चीज केक के टॉप पे नहीं डालते तो क्या इनका कोई और मकसद था? क्या स्ट्रॉबेरी सिर्फ चीज केक के ऊपर डाली जा सकती है, या स्ट्रॉबेरी का कोई और मकसद भी होता है, किसी और इस्तेमाल भी आ सकती हैं वो चीजें? आपने कहा मिल्क शेक, जबरदस्त। तो अगर आपने ये वाली स्ट्रॉबेरीज उठा के चीज केक के ऊपर डाल दी तो मिल्क शेक कौन बनाएगा? मिल्क शेक के अंदर स्ट्रॉबेरीज कौन डालेगा? ये तो परेशानी वाली बात हो गई। ये तो डिसीजन मेकिंग निकल आई, या तो आप स्ट्रॉबेरी चीज के ऊपर डालेंगे या स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के पी लेंगे। तो यहां मिल्क शेक से मुराद है रेगुलर यूज, क्या वो स्ट्रॉबेरी किसी और चीज के लिए काम आ सकती थी कि नहीं? आपने कहा कि यस, वो मिल्क शेक में काम आ सकती थी। तो अब यहां रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? लिखा है बॉक्स में क्या,
रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? अगर आपने वो वाली स्ट्रॉबेरीज जो कि मिल्क शेक के लिए फ्रिज में रखी थी, उनका अगर आपने चीज केक बना लिया, इसका मतलब ये कि मिल्क शेक बनाने के लिए अब आपके पास स्ट्रॉबेरीज नहीं है। इसका मतलब ये मिल्क शेक बनाने के लिए आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज परचेज करनी पड़ेंगी। कैसे, कितने की? फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज पड़ी थी, उनका मिल्क शेक भी बन सकता था और चीज केक भी। आपने उनका चीज केक बना लिया, अब आपके पास मिल्क शेक बनाने के लिए स्ट्रॉबेरीज नहीं है, क्या करेंगे? मिल्क शेक भी बनाना जरूरी है। बाय। तो फिर वही बात कि अगर मटेरियल रेगुलर यूज में है, तो आपने जिस यूज से उससे छुड़ा लिया, आपने मिल्क शेक वाली स्ट्रॉबेरीज खुद खा ली। अब वो मिल्क शेक वाली स्ट्रॉबेरीज आपने रिप्लेस करनी है। यहां वर्ड मार्केट प्राइस नहीं यूज हुआ, यहां वर्ड रिप्लेसमेंट यूज हुआ है। अब यहां वर्ड रिप्लेसमेंट के पीछे का मफहूम यही है कि आपने मिल्क शेक वाली स्ट्रॉबेरीज को रिप्लेस करना है। अज्यूम करें मिल्क शेक वाली स्ट्रॉबेरीज आपके भाई की या आपकी बहन की थी, तो आपने उसकी स्ट्रॉबेरीज खुद यूज कर ली। अब आपने भाई को नई फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेके देनी है, तो उसका जितना खर्चा होगा जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस होगी। लेकिन उसे हम यहाँ वर्ड मार्केट प्राइस नहीं बोल रहे, उसे हम बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ये है अभी भी मार्केट प्राइस ही, लेकिन इसका बस नाम चेंज हो गया है। अब ये परचेज नहीं है, अब ये रिप्लेसमेंट है। आपने फ्रेश चीजें अपने मकसद के लिए नहीं परचेज की, अपनी मकसद के लिए तो आपने फ्रिज वाली स्ट्रॉबेरीज खा ली। आपने अपने भाई को या बहन को फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेके देनी है। इससे इंग्लिश में हम बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट। फिर आगे देखें नो के नीचे क्या लिखा है। अगर तो मटेरियल रेगुलर यूज में नहीं है, आपने फ्रिज खोला, स्ट्रॉबेरीज पड़ी थी, आपने अम्मा जी से पूछा कि ये स्ट्रॉबेरीज फ्रिज में क्यों पड़ी हैं, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों पड़ी है, अगर कोई नहीं खा रहा तो मैं ऐसा करती हूँ डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये क्या बात हुई? स्ट्रॉबेरीज का कोई और यूज नहीं था। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, या तो उनका चीज केक बना लें या उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दें, या शायद कोई तीसरा काम भी हो। शायद आप इससे कोई और काम कर सकें। वही वाली बात अज्यूम कर लेते हैं कि इनका अभी भी जो है वो मिल्क शेक जो है वो कोई और बना सकता था। लेकिन फिलहाल रेगुलरली आप मिल्क शेक नहीं बनाते, लेकिन आपने सोचा यार डस्टबिन में जाएंगी फेंक देंगे, उससे अच्छा यार इसका मिल्क शेक बना लेते हैं। अब यहां रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू हायर ऑफ व्हाट? नेट बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेट यूज, या नेट नेट डिस्पोजल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू से मुराद ये है कि अगर आप स्ट्रॉबेरीज को डिस्पोज ऑफ कर दें, अब यहाँ डिस्पोज ऑफ से मेरी मुराद ये नहीं है कि उसे हम डस्टबिन में डाल दें। आप कहेंगे यार फ्रिज में पड़ी हैं, डस्टबिन में डालूंगा तो गुनाह भी होगा और पैसे भी जाया हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ यही स्ट्रॉबेरी सस्ते दामों किसी और को दे देता हूँ। आप अपने नेबर के पास गए, आपने कहा यार ये स्ट्रॉबेरीज मैंने 100 रुपए की पाव जो है वो खरीदी थी, फिलहाल घर में कोई खा नहीं रहा, यार ऐसा करो मुझसे 50 रुपए की ले लो स्ट्रॉबेरीज। तो डस्टबिन में डालने से अच्छा आप सस्ते दामों किसी और को दे दें। इस टाइम में बात कर रहा हूं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। वैसे अगर देखा जाए तो नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ये है कि आप जो है वो किसी को डोनेट कर दें, आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा। लेकिन अब इस टाइम एमए पढ़ रहे हैं, एमए में सवाब का जो है वो चीज नहीं होती, आपको जो है वो पैसे कमाने से गर्ज होता है। तो आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? इन स्ट्रॉबेरीज को सस्ता बेच के किसी और के जो है वो हवाले करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम 100 रुपए की आपने वो खरीदी थी स्ट्रॉबेरीज, और आपके नेबर ने कहा कि यार ऐसा करो 50 की मुझे दे दो। ये आपके पास आ गई स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मींस सस्ते में जो है वो कोई चीज बेच देना। ऑन द अदर हैंड राइट साइड पे क्या लिखा है? नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट यूज। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा नेबर भी था, उसने कहा यार मुझे मिल्क शेक बड़ा पसंद है, ऐसा करो ये मिल्क शेक अगर तुम इन स्ट्रॉबेरीज का मुझे मिल्क शेक बना के दे दो ना, तो मैं तुम्हें 80 रुपए दूंगा। स्कीम समझ आ रही है? स्ट्रॉबेरीज फ्रिज में पड़ी थी, रेगुलर यूज में नहीं है। रेगुलर यूज में नहीं होने का मतलब ये है कि या तो वो आपने किसी को सस्ते दामों बेच देनी थी, या उनका कोई और काम कर लेना था। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू या हायर ऑफ नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट यूज।
तो हायर रिस्क में से क्या है, 50 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है, कॉमन सेंस कहती है कि 80 बड़ा होता है। तो यहां आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी 80 रुपए। हाँ जी। क्या मटेरियल की तमाम इश्यूज समझ आ रहे हैं? जबरदस्त। देखने में बड़ा इजी सा जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे मैंने पोस्ट रिजल्ट वाली क्लासेस के लिए रखा था कि अब आप जब तमाम मसलों से फ्री हो के पोस्ट के लिए पढ़ने आएंगे मोटिवेट होके, तभी मैं आपको ये काम की बातें बताऊंगा। ये अब हम आपने हमेशा माइंड में रखना है जब भी हमको डिसीजन मेकिंग का सवाल कर रहे होंगे। नेक्स्ट ओवरहेड्स की बात करते हैं। तो ओवरहेड्स को मैंने बहुत ही जो है वो छोटा समराइज कर लिया सिर्फ 2 लाइनों में। ओवरहेड्स दो टाइप्स के होते हैं, या तो वेरिएबल या तो फिक्स। तो वेरिएबल के आगे मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज रेलेवेंट अनलेस क्वेश्चन मेंशंस। अगर सवाल बोल दे कि जो है वो वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, तो फिर उसे इग्नोर कर दीजिएगा। वरना इन 99% ऑफ द केसेस वेरिएबल कॉस्ट हमेशा, वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड फिक्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अनलेस के सवाल बोले, सवाल कोई हिंट दे, हमेशा ये इररेलेवेंट हो जाते होते हैं। वैसे भी लॉजिक ये है कि ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने इंतहाई डिटेल से ये सारी जो है वो कैलकुलेशंस पहले पढ़ ली थी प्री बैच में, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पोस्ट में के एंड पे दोबारा भी पढ़ लेंगे। और जो लोग साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन है, तो मेरी बात जो है वो बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि ओवरहेड्स के साथ हम क्या क्या कुछ करते होते थे। पूरा चैप्टर, बल्कि एक नहीं दो दो चैप्टर्स पढ़े थे हमने ओवरहेड्स के ऊपर, लेकिन वो इजी से थे। नेक्स्ट बात करते हैं लेबर की। लेबर क्या लिखा है, लेबर आगे लिखा है दो तरह के हैं, बल्कि दो भी नहीं मल्टीपल तरह के हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स में लिखा है आगे सैलरी बेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मजदूर सैलरी बेस पे काम करते हैं कि यार आपकी जो है वो पूरे महीने की सैलरी इतनी है, आप आगे जो है वो एक बैच पढ़ाओ, नहीं एक मिनट ये तो पर्सनल बात होगी। फैक्ट्री की बात करते हैं, आपकी जो है वो आइसक्रीम की फैक्ट्री है, आपने मजदूरों से कहा कि 1 यूनिट बनाओ या एक दिन काम करो या पूरा महीना काम करो, इतनी जो है वो महीने की सैलरी है, जाओ जो करना है कर लो। तो ऐसे केस में आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, कॉमन सेंस कहती है कुछ भी नहीं। आप डिसीजन मेकिंग करें या ना करें, सैलरी देने की तो कसम खा ली आपने। तो सैलरी देने की अगर आपने कसम खा ली, तो फिर तो आपकी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो इरेलेवेंट हो जाएगी। बट इसमें आगे दो जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आइडल टाइम अवेलेबल है या आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं आइडल टाइम की। आइडल टाइम से क्या मुराद है, आइडल टाइम से मुराद वो टाइम जब मजदूर कुछ भी नहीं कर रहे, फजूल बैठे हैं वीडियोस देख रहे हैं। तो क्या आइडल टाइम का कैलकुलेशन होती है, आगे लिखा है जीरो अनलेस डिडक्शन ऑफ आइडल टाइम इज देयर। अगर आप फिक्स सैलरी की कसम खाएं, मगर आगे से धमकी दे दें कि यार वैसे तो मैं तुम्हें फिक्स सैलरी दूंगा, मगर अगर तुम लोग फ्री बैठे नजर आए ना, कोई मुझे वीडियोस देखता नजर आया, तो मैंने नहीं बख्शना, मैंने सैलरी काट लेनी है। अगर इस तरह का कोई क्लॉज है कि वैसे तो सैलरी फिक्स है, लेकिन अगर आइडल टाइम जो है वो तुम लोग बैठे पाए गए और काम ना करते पाए गए तो मैं पैसे काट लूंगा, उस केस में आपकी जो है वो ओवर टाइम जो कॉस्ट है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक दफा मैं रिपीट करता हूं, शायद ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा हो। न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं। आपके पास कोई मजदूर है, आपने उससे कहा कि यार जो हो, जैसा मर्जी प्रोडक्शन हो, तुम लोगों को महीने का मिलेगा 40,000 रुपीज। साथ आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई रिगार्डिंग आइडल टाइम, आपने कहा तुम लोग काम करो या ना करो, थोड़ा करो ज्यादा करो, आइडल टाइम होगा। तो उस केस में आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि आपने कसम खाई हुई थी कि यार पैसे तो मैं दे ही दूंगा। तो जो आपने पहले ही कसम खाई हुई थी पैसे मैं दे दूंगा, तो डिसीजन मेकिंग पर उसका इंपैक्ट तो जीरो हुआ। आप कोई डिसीजन लें ना लें, नई प्रोडक्ट लगाएं ना लगाएं, नई फैक्ट्री खोलें ना खोलें, कसम तो आपने खाई हुई है कि पैसे देने, और कसम तोड़ना तो बहुत बुरी बात होती है। तो इसलिए आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, अगर आपके पास फिक्स सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज हैं और उनके पास आइडल टाइम अवेलेबल है और आपने आइडल टाइम के कोई पैसे नहीं काटने, तो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी जीरो। ये पॉइंट क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट है आइडल टाइम नॉट अवेलेबल। आपने मजदूरों से कोई एक्स्ट्रा काम करवाना है, लेकिन मजदूर ऑलरेडी मैक्सिमम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैक्सिमम से मुराद ये है कि आपने उनसे कहा 10 घंटे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो 10 घंटे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बीच में जो है वो उनको कोई ब्रेक्स वगैरह भी नहीं है, सारा दिन सारी रात बेचारे काम करते हैं। और आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आ गया कि नई तरह की आइसक्रीम या नया तरह का आइसक्रीम का फ्लेवर जो है वो बना के बेचना है। अगर मजदूर ऑलरेडी अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, मजदूर ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा काम कर सकें। अब ऐसे मौके पर आप मजदूर से क्या कहेंगे? इससे पहले कि आप स्लाइड्स की तरफ देखें, जरा लॉजिकली सोचें। किसी ने आपको कहा है 10 घंटे काम करना है, आपने 10 घंटे काम किया। किसी ने, अब वही बंदा आपके पास आके कह रहा है यार 2 घंटे और काम करना है, बताओ क्या, बताओ कर रहे हो कि नहीं? तो आपका आगे से क्या रिप्लाई होगा? एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो वो आगे से या तो कहेगा यार पैसे दो या रोटी खिलाओ। समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसे, एग्जैक्टली exactly। तो एक्स्ट्रा पैसे अगर देने पड़ेंगे तो वो आपकी ओवर टाइम कॉस्ट हो जाएगी। तो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ओवर टाइम आपने उन मजदूरों को कितने पैसे दिए? 40,000 फिक्स था, और आपने कहा कि अगर तुम किसी दिन जो है वो एक्स्ट्रा बैठे, तो मैं उसके जो है वो 100 रुपए पर आवर या जो भी है आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो आपने अब इस केस में चूंकि आइडल टाइम नहीं था, तो आपने जितने भी पैसे एक्स्ट्रा दिए दैट विल ऑल बी रेलेवेंट कॉस्ट। और थर्ड चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ ओवर टाइम इज नॉट अवेलेबल। आगे से मजदूर जो है वो ऐसा बंदा निकला कि उसने कहा पैसे दो या जो है वो एक्स्ट्रा खाना खिलाओ, मैंने नहीं जाना, मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करना, रात के 10 बज गए, मैं घर जा रहा हूं। ऐसे मौके पे आप क्या करेंगे? ऐसे मौके पे ओवर टाइम वाला ऑप्शन भी नहीं है, एक्स्ट्रा मजदूर भी नहीं मिल रहे। तो ऐसे मौके पे फिर आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप देखेंगे कि यार ऑलरेडी मजदूर जो है वो दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, तो वो मजदूर 10 घंटे जिस चीज पे काम कर रहा है, आप उससे कहेंगे ठीक है यार ऐसा करो, एक दो दिन जो तुम्हारा रेगुलर काम है ना, तुम वो छोड़ दो, तुम उसकी जगह जो है ऐसा करो कोई दूसरा काम कर लो। अब इससे आपको लॉस है थोड़ा सा। वो मजदूर जिसने ऑलरेडी 10 घंटे का काम करना था, अब वो 10 घंटे वाला काम नहीं कर रहा, वो अब कुछ और कर रहा है। तो अब कुछ और करने से जो 10 घंटे का काम नहीं हुआ उसका जो लॉस है, वो आपके पास हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैसों के हवाले से बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में ही एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो लोग जो छोड़ के चले गए तो फिर जो है वो वापस आ गए, मैं ज्यूम कर रहा हूँ उनका नेट खराब हो गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात कर रहे थे कि मजदूर आगे से सख्त लौंडा निकला, उसने कहा कि यार पैसे दो या खाना खिलाओ, मैंने एक्स्ट्रा नहीं बैठना। तो आपने उससे कहा कि फिर क्या करें? उसने कहा कि मैं तो 10 घंटे काम करने की मैंने कसम खाई थी, मैं तो 10 घंटे काम कर रहा हूं, मैं और एक्स्ट्रा जो है वो काम, एक्स्ट्रा घंटे काम नहीं कर सकता। आपने कसम खाई हुई थी कि 40,000 घंटे जो है, 40,000 पर मंथ जो है वो आप उसे पैसे देंगे। अगर वो ओवर टाइम बैठेगा तो उसे 100 रुपए पर आवर मिलेंगे। मगर उसने कह दिया रखो अपने 100 रुपए पर आवर अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे मौके पे आप देखेंगे वो मजदूर एग्जैक्टली exactly कर क्या रहा है। आप देखेंगे कि वो 10 घंटे काम करता है, वो 10 घंटे क्या काम करता है पता नहीं, लेकिन आपने कैलकुलेट किया कि उसका एक दिन की जो है वो जो काम करता है उसके काम करने से एक दिन का आप 1,000 रुपए का रेवेन्यू कमाते हैं। तो अब आप मजबूरी की हालत में हैं, आप एक्स्ट्रा मजदूर हायर नहीं कर पा रहे, आप उसे जो है वो ओवर टाइम का लालच भी नहीं दे पा रहे। तो आप उससे कहेंगे ठीक है यार ऐसा करो, एक दो दिन वो वाला रेगुलर काम करने के बजाय ये जो नया वाला काम है वो कर दो। अब इससे आपका एक्स्ट्रा खर्चा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो एक दिन का काम जो उस नेक बंदे ने नहीं किया, जो कि लॉस हो गया, वो काम वो मजदूर नहीं कर रहा तो फिर कोई और भी नहीं कर रहा होगा, वो वाला काम हुआ ही नहीं एक दिन। तो एक दिन वो काम ना होने का जितना लॉस, जितना खर्चा हो गया, दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। हाँ जी, क्लियर। एक मिनट रुकिएगा, इंपॉर्टेंट मैसेज है।
हाँ जी, लेबर की फिक्स्ड के तीनों केसेस अच्छी तरह समझ आए। अब बात करते हैं टेम्पररी। टेम्पररी ज्यादा इजी है। टेम्पररी के आगे नीचे क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल फ्रीलांस और रेट बेस्ड। आपके पास परमानेंट मजदूर नहीं है, आपने जो है वो कोई फ्रीलांसर किस्म का बंदा है, आपने उससे कहा यार ऐसा करो पर आवर या पर यूनिट के हिसाब से काम कर लो। 1 घंटे काम करोगे तो उसके इतने पैसे मिलेंगे, या 1 यूनिट बनाओगे उसके इतने पैसे मिलेंगे। तो ये तो बहुत ईजी है। जो उसका मार्केट टाइम अवेलेबल होगा आप उसे उस जो है वो मार्केट रेट होगा उस हवाले से उसे पैसे दे देंगे। और अगर नॉर्मली अवेलेबल नहीं है तो वही वाली बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली, कि अगर आपको उस टेम्पररी वाले बंदे को किसी और आपके ही काम से जो है वो डाइवर्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेम्पररी वर्कर काम कर रहा था प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, जो कि प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 100 रुपए पर यूनिट। अगर तो मार्केट में वाफिर मिकदार में फ्रीलांसर्स अवेलेबल है फिर तो इजी सीन है, आप मार्केट में जो है वो नया बंदा हायर कर लेंगे, उससे प्रोडक्ट बी बनवा लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर आपने उस प्रोडक्ट ए वाले बंदे ही से, प्रोडक्ट ए वाले फ्रीलांसर से ही प्रोडक्ट बी बनवानी है, तो दो तरह के खर्चे हो रहे हैं। एक तो उसका मार्केट रेट, प्लस उसने प्रोडक्ट ए नहीं बनाई, उसका आपको कुछ लॉस है, वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। हाँ भाई, यहां तक सारा कुछ क्लियर है। हमने क्या क्या बातें की? मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। अब ऐसे मौके पे हम क्या करते हैं, हम पहले आई कैप की बुक से कुछ इजी इजी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम जो है वो सचमुच के पास्ट पेपर की तरफ जाते हैं। तो ये आपके पास आ गया पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स सी अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट्स की जो है वो क्या सिचुएशन है। जो लोग क्लास में नए आए हैं उन्हें मैं एक दफा ओवरव्यू दे दूं। हम सबसे पहले जो है वो किसी भी सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते होते हैं, फिर इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो क्या है रिक्वायरमेंट? प्रिपेयर a revised statement of estimated cost using opportunity cost approach for the management of the company and state whether the contract should be accepted or not। वंस अगेन वो लोग जो क्लास में पहली दफा आए हैं उन्हें मैं अपना जो है वो फॉर्मेट बताता चलूं। हम इस तरह से चलते हैं कि पेपर में भी आपने इसे ऐसा करना है। सबसे पहले पेज पे सबसे टॉप पे जो सवाल ने एग्जैक्टली बोला आपने वो बनाना है। उसके बाद बाकी जो कुछ भी है, बाकी जितने भी कैलकुलेशंस है वो आपने आगे जाके करनी है वर्किंग्स में। जबानी सुनने में शायद अजीब सा लग रहा हो, इंशाल्लाह आप मेरे साथ 2-3 सवाल करेंगे आपको सही समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, और साथ बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं, यहाँ एक सियासी बयान तो लिखा जा सकता है सवाल के बिल्कुल स्टार्ट में। मैं बताता हूं आपने क्या लिखना है। आप लिखें, 1 मिनट। कंपनी का नाम है एफ एल। एफ एल शुड, शुड के आगे थोड़ी सी खाली स्पेस छोड़ना है। यहां आपको शायद लिखना पड़ जाए नो। शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, बिकॉज के बाद अगली लाइन पूरी खाली छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपने अगली लाइन में एक्सप्लेन करना है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंपनी का कितना फायदा है कितना नुकसान होगा। सबसे टॉप पे ये लिख दिया। उसके बाद सवाल ने आपसे क्या पूछा है? रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो बना लेते हैं। अब चूंकि सवाल की मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आपने उसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के देनी है, तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो आपको पहले पेज पे ही बना के देनी पड़ेगी। बाकी जो कोई छोटी मोटी चीज हुई वो हम वर्किंग्स में जाके कर लेंगे। अब मेरे साथ सवाल पढ़े। क्या है? फजल इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड करंटली नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट टू के मार्ट, अ लार्ज चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। के मार्ट ने कहा है कि यार ऐसा करो हमसे 19 मिलियन लो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये आपके पास 19 बिलियन आपको पैसे मिलेंगे। तो ये रेवेन्यू है, ये अच्छी बात है, इसे हमने कर लिया हाईलाइट। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट साहब ने कहा
कि जो है वो ऑफर प्राइस बहुत कम है। मैनेजमेंट से कहा है कि यार कॉस्ट अकाउंटेंट की बात पे जो है वो हमें कोई भरोसा नहीं है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, और उस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई। अब जरा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के ऊपर गौर फिक्र करते हैं। मटेरियल एक्स, आगे लिखा है नोट 1 और आगे लिखा है 1.5 मिलियन रुपीस। रुपीस मटेरियल एक्स से आगे देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब ये जितने पैसों की ये चीज खरीदी होगी वही पैसे यहाँ आपके सामने आ रहे हैं 1.5 मिलियन। अब जरा नोट 1 देखते हैं। मटेरियल 1 इज अवेलेबल इन स्टॉक, it has not been used for a long time because a substitute is currently available at 20% less than the cost of x। लें जी, आज ही हमने सीखा था कि मटेरियल के साथ क्या हमने सलूक करना है। पहला सवाल ये होता था कि मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल नहीं होता तो हम जाके मार्केट पर खरीद लेते हैं, अवेलेबल होता है तो हम देखते हैं कि इसकी जो है वो रेगुलर यूज है कि नहीं। अगला सवाल रेगुलर यूज है कि नहीं, तो अगली सेंटेंस में लिखा है कि इट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये अगर ये लॉन्ग टाइम से यूज में नहीं है, इसका मतलब ये हमने इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे तो हायर ऑफ होती है, लेकिन यहां हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है एट द कॉस्ट ऑफ 20% ऑफ एक्स। तो अगर हमने एक्स यूज कर लिया तो हम एक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं यूज कर पाएंगे और हमें सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की कॉस्ट का 80%। 80% वाली लॉजिक समझ आ रही है। 20% लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, 1 - 20%, तो पीछे बच गया 80%। जरा कैलकुलेटर से पूछेगा 1.5 मिलियन का 80% क्या होता है। 1.2 मिलियन। ऐसा करते हैं साथ साथ इसे अपने फॉर्मेट में लिखते भी चले जाते हैं। इसका नाम हो गया डिस्क्रिप्शन। आगे अगले कॉलम में लिखें रुपीस और आगे 000 डालना ना भूलिएगा। शाबाश, तमाम लोग जो क्लास में मौजूद हैं वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, प्लीज इसी तरह आगे भी चलते रहिएगा। बड़ा जो है वो इजीली आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल एक्स। चूंकि मैंने इतना सारा कुछ टाइप करना है इसलिए मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूं, आपने जो है वो पेपर में कोशिश करें पूरा वर्ड लिखें मटेरियल एक्स। मटेरियल एक्स से आगे ब्रैकेट में लिखें कि कहां से आपने ये फिगर निकाली। 1500 मिलियन जो था, 1.5 मिलियन जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट थी, आपने उसका 0.8 जो है वो ले लिया। तो आप लोगों ने कहा आंसर आता है 1200, आपने लिख दिया 1200। एक काम हो भी गया, आगे चले। मटेरियल वाई, आगे हिस्टोरिक कॉस्ट में लिखा है 1.35 मिलियन। एडजस्टमेंट नंबर 2, मटेरियल वाई वाज ऑर्डर्ड फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इट्स एनआरवी इज 1.47 मिलियन। क्या मतलब, आपने इससे किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया था लेकिन आपको चाहिए नहीं। तो अगर चाहिए नहीं तो क्या करेंगे, सस्ते दामों बेच देंगे, एनआरवी पे बेच देंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें चाहिए, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 1.47 मिलियन। अब आपके पास दो तरह के खर्चे आ रहे हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट के हमने 13,50,000 का खरीदा था, और अगर हम आज इसे डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमें कितने पैसे मैक्सिमम मिल सकते हैं, 1.47 मिलियन। तो अब इसकी हमारी सोचें रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। हमारे पास अवेलेबल है, किसी काम का नहीं है। ले जी, दो ही तो ऑप्शंस हैं, या तो 1350 हिस्टोरिकल कॉस्ट, या तो एनआरवी 1.47 मिलियन, ये एक तीसरा ऑप्शन भी है। हम कहें कि इसकी कोई भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये और किसी काम का भी नहीं है, और इसे हम बेच के जो है वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं कमा सकते। ओहो, ये तो डिलेमा आ गया। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, इसे एनआरवी पे रख के देखते हैं और लेट्स सी आगे जो है वो बुक ने इसकी क्या इंटरप्रिटेशन की होगी। मटेरियल वाई, आगे ब्रैकेट में लिख दिया एट एनआरवी क्या था, 1470। 000 हमने कॉमन लिया हुआ है। फिर नंबर 3 मटेरियल जी, मटेरियल जी के आगे हिस्टोरिक कॉस्ट नहीं लिखा,
और आगे पॉइंट थ्री में क्या लिखा है? पॉइंट थ्री में लिखा है मटेरियल जी इज नॉट अ स्टॉक। मटेरियल जी अगर स्टॉक में नहीं है तो इसका तो आसान तरीन कैलकुलेशन है भाई, आजकल जो भी मार्केट वैल्यू है वो आपने यूज कर लेनी है। मार्केट वैल्यू क्या है, सवाल ने हमें बताना बेहतर नहीं समझा, लेकिन अब यहां थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। जहां मार्केट वैल्यू नहीं थी, जहां हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, वहां सवाल ने आपको मुंह से बताया कि यार ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक्स में भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वाई में भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जी के आगे सवाल खामोश है। हम्म। तो अगर जी के आगे सवाल खामोश है तो इसका मतलब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होगी। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होगी तो कौन सी कॉस्ट होगी? फ्यूचर कॉस्ट होगी। एग्जामिनर कह रहा हूँ, ये आपके अकाउंटेंट साहब तुक्के लगा रहे हैं कि एक साल बाद जो है वो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 2.25 मिलियन तो नहीं हो जाएगी? तो पीछे क्या ऑप्शन रह गया? मार्केट प्राइस। कॉमन सेंस कहती है कि फ्यूचर का हमें पता कोई नहीं, पास्ट ये है नहीं, तो पीछे जरूर मार्केट प्राइस होगी। तो जी के केस में तो हमने लिटरली कुछ भी नहीं करना। मटेरियल जी, आगे ब्रैकेट में लिखें ये क्या है? ये मार्केट प्राइस है। और एग्जैक्टली है क्या? 2500 के 2250, 2250। आगे लिख दें 2250, लें जी तीसरा मटेरियल भी पूरा हो गया। फिर एडजस्टमेंट नंबर फोर, स्किल्ड, आगे क्या लिखा है? ब्रैकेट फोर। ब्रैकेट फोर क्या कहती है? स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ले जी मटेरियल की जो है वो पैसे पूरे हो गए, अब बात करते हैं हम लेबर्स की। लेबर्स का भी हमने जो कुछ पढ़ा था माइंड में रखिएगा। स्किल्ड लेबर जो है वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर सकते हैं, जो कि फिलहाल जो है वो सेमी स्किल्ड वाले काम कर रहे हैं, जो कि हायर किए गए हैं टेम्पररी बेस ऑफ 3,25,000 पर मंथ, फुल स्टॉप। इस तरह के सेंटेंस जिसमें मल्टीपल बातें होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ के पढ़े, वरना आप ही कंफ्यूज होंगे। क्या उसने कहा? स्किल्ड वाले लेबर किसी और काम पे भी काम कर सकते थे, जो कि आजकल सेमी स्किल्ड वाले लोग काम करते हैं। अच्छा, तो द कंपनी हैज टू गिव देम अ नोटिस ऑफ 30 days बिफोर टर्मिनेटिंग देयर सर्विसेज। अब देखें हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारा स्किल्ड लेबर जो है वो फजूल तो नहीं बैठा कहीं। ऑन वन हैंड 4050 आगे लिखा है, इसका मतलब ये कि आपने ऑलरेडी कमिट किया होगा कि आपने इन मजदूरों से 4050 का काम करवाना है। ऑन द अदर हैंड इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर आप इन नेक मजदूरों से अपनी नई वाली प्रोडक्ट बनवाएंगे, इसका मतलब ये कि वो वाला काम जो कि सेमी स्किल्ड वाले नेक लोग करते थे, जिनको 3,25,000 रुपए पर मंथ देना है, वो काम फिर हमें एक्सटर्नल बंदों से करवाना पड़ेगा। एक्सटर्नल बंदों का कितना खर्चा होगा? 3,25,000। और अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का है? ये प्रोजेक्ट तो पूरे साल का था। पर ईयर 3,25,000 इंटू 12 क्या होगा फिर? कैलकुलेशन इजी है, इसके पीछे की लॉजिक भी समझ आनी चाहिए। फिलहाल वो वाले लोग स्किल्ड लेबर कोई काम करते होते थे, लेकिन अगर वो वाला काम उनसे आप नहीं करवाएंगे, ये वाला काम करवाएंगे, तो इसका मतलब ये वो वाला काम बाहर के बंदों से कराना पड़ेगा। दो तरह के मजदूर, दो तरह के काम। मजदूर ए प्रोजेक्ट ए पे काम करते होते थे, अब प्रोजेक्ट बी आ गया है, तो प्रोजेक्ट ए वालों को प्रोजेक्ट बी पे ले आए, प्रोजेक्ट ए वालों के लिए एक्सटर्नल बाहर से बंदे हायर कर लें। तो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई? जो आपका खर्चा हुआ एक्सटर्नल बंदे हायर करने का, 3,25,000 इंटू 12। अगली लाइन में हमने लिखा स्किल्ड लेबर। आगे लिखें स्किल्ड लेबर की हमने वर्किंग किस तरह से की? 3,25,000 इंटू 12। आप लोगों ने कहा पैसे आते हैं 3,900। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? सुपरवाइजरी, आगे लिखा है ब्रैकेट 5, 2250,000। टू न्यू सुपरवाइजर्स विल बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। द प्रेजेंट सुपरवाइजर्स विल रिमेन एम्प्लॉयड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट। ये क्या बात हुई? ये कि जो फिलहाल सुपरवाइजर हैं
आप प्रोजेक्ट लगाएं या ना लगाएं, सुपरवाइजर को तो पैसे देने ही हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, जो पैसे देने की आपने कसम खा ली वो अब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट लगाएं या ना लगाएं, आपने कसम खाई है कि मैं इन लोगों को पैसे दूंगा, तो फिर दो। रेलेवेंट कॉस्ट तो उसे ना बनाओ। तो ये वाले पैसे, ये 4050 में ये कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है। बट सवाल ने एक और बात की। सवाल ने ये कहा कि दो नए बंदे हायर किए जाएंगे फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। यहां वर्ड यूज होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये वाली कॉस्ट आपको सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि आपने ये वाला नया वाला प्रोजेक्ट जो है वो लगाने की कोशिश की। तो हाँ, ये वाले लोग जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे। इससे हमने कह दिया सुपरवाइजर कॉस्ट कितने पैसे, 15,000 रुपए पर मंथ, और दो सुपरवाइजर होंगे। तो यहां है सुपरवाइजर, दो सुपरवाइजर हैं। एक सुपरवाइजर को देना है 15,000 और टोटल साल में होते हैं 12 महीने। तो 2 इंटू 15,000 इंटू 12 क्या होता है? 3,60,000। नेक्स्ट, ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स के आगे लिखा है .7। These include fixed overheads absorbed at the rate of 100% of skilled labor. Fixed production overheads of rupees 875,000 इन जो है वो include fixed overheads 875,000 which will only be incurred if the contract is accepted have been determined for determining the above fixed overhead absorption rate. अब यहां थोड़ा सा हमें जो है वो लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। ओवरहेड्स के आगे लिखा है 8.5 million which is absorbed at the rate of 100% of skilled labor। इसका मतलब क्या हुआ? 100% ऑफ स्किल्ड लेबर का उर्दू तर्जमा ये हुआ कि जितनी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट है उतनी ही फिक्स जो है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर सवाल ने बोला, बल्कि ऐसा करते हैं इसकी वर्किंग बना लेते हैं। यहां मैं कर रहा हूं वर्किंग वन। टोटल ओवरहेड्स कितने? सवाल ने बताया 8,500। 8,500। ओह, तो कहीं और चले गए। सवाल ने साथ ये कहा कि यार इसमें से जो फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब हुए हुए हैं वो हुए हुए हैं एट अ रेट ऑफ 100% ऑफ स्किल्ड लेबर वाले चार्जेस। सवाल के मुताबिक, कॉस्ट अकाउंटेंट साहब के मुताबिक, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना था? 4050,000, यानी कि इतना ही फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितने? 4050,000। तो पीछे वेरिएबल कितने रह गए? 8.5 मिलियन माइनस 4.05 मिलियन, या 8,500 माइनस 4050। 4450,000। ये आपके पास आ गए वेरिएबल। आगे रेफरेंस में लिख दें बेशक, ये वर्किंग कहां से आई? ये आई वर्किंग वन से। और अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई। अभी तो सवाल ने एक और भी बात की थी। These fixed overheads absorbed at a rate of 100% of skilled labor, fixed production overheads of 8,75,000, which would only be incurred if the contract is accepted, have been included for determining the above fixed overhead absorption rate। इसका मतलब ये कि कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो कि आप ये प्रोजेक्ट लगाए या ना लगाए आपका फिर भी लगेगा, जिससे हम प्यार से बोलते हैं इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितने के? 875,000 के। तो ये हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल
फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने पैसे, सवाल ने आपको बता दिया 875। और ले जी, हमने सवाल की रीडिंग पूरी कर ली, सारी के सारी एडजस्टमेंट्स हमने देख ली हैं, पीछे क्या रह गया, सिर्फ इनका टोटल करना। ले जी, टोटल कर लें। आपने कहा टोटल आया 14505। ले जी, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो भी गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, एफ एल शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज। अब यहां हम अपनी फिलिंदा ब्लैंक जाके पूरी कर सकते हैं। उस एफ एल को पैसे कितने मिलने थे, 19 मिलियन। 19 मिलियन कमाने के लिए 14 मिलियन का खर्चा कर लेना क्या अच्छी बात है या अजीब सी खतरनाक बात है? आपने कहा सही है, तो ठीक है, मान लेते हैं एफ एल शुड। अब यहां इतनी लंबी आपने स्पेस नहीं छोड़नी, बस इतनी छोड़नी थी कि आप यहां नॉट लिख सकें, तो अब यहां शुड के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, अब आपने पूरा सवाल कर लिया है, बिकॉज द रेलेवेंट बेनिफिट ऑफ 19 मिलियन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 14.5 मिलियन। ले जी, सवाल सॉल्व हो गया। जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का शक्ल दिखा के मैं आपसे कहता हूं हाँ यार, कोई एडजस्टमेंट जिसमें ज्यादा परेशानी आई हो तो उसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे। हाँ जी, ऑल गुड, ऑल ओके। नहीं जी, मैंने इतनी सारी स्पेस छोड़ी हुई थी। एक नजर सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि कहाँ हम आई कैप से एग्री कर रहे हैं, कहाँ एग्री नहीं कर रहे। जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो सोल्यूशन सही भी हो, कहीं कहीं हम भी जो है वो आई कैप से नजरियाती इख्तलाफ कर लेते होते हैं इंतहाई अदब के साथ। नहीं जी, सोल्यूशन बिल्कुल ही पास ले आए हम। 1.2 मिलियन चेक, 1.47 चेक, 2.25 चेक। स्किल्ड, उसने कहा 4050, हमने कहा 3900। थोड़ा सा नजरियाती इख्तलाफ, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अनस्किल्ड का, अच्छा हाँ, ये अनस्किल्ड में उसने ये 3900 लिखा है। नेक्स्ट, सुपरवाइजरी हमारा और उसका बिल्कुल सेम। वेरिएबल ओवरहेड्स 4450 और अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड 875। बस एक जगह हमारा उसके इख्तलाफ है, कहाँ? उसने कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड को भी आपने पूरी सैलरी देनी है और अनस्किल्ड वालों को भी जो है वो आपने पूरी सैलरी देनी है। अब यहाँ उसका और हमारा इख्तलाफ क्या है? उसने कहा कि यार अगर हम एक्सटर्नल जो है वो मजदूर हायर करते हैं तो हमें कितने पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, 3900। तो उसने कहा कि नहीं, हम एक्सटर्नल वालों को पैसे नहीं देंगे, हम जो है वो इंटरनल वालों से ही काम करवा लेंगे। तो यहाँ उसने 4050 की टोटल कॉस्ट को जो है वो कंसिडर किया है। तो थोड़ा सा नजरियाती इख्तलाफ यहाँ 3900 भी चल सकता है कि भाई हमने जो कसम खाई हुई थी कि फिक्स जो है वो स्किल्ड वालों को इतने पैसे देंगे, वो हम उन्हें अब इतने ही दे देते हैं। हाँ, उनकी जगह जिन नेक लोगों ने आके काम करना है वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। एट द एंड डिसीजन क्या है? उसने भी यही कहा कि यार ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इससे जो है वो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगा। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि एग्जामिनर अंकल का क्या मूड है, वो हमें इसमें से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दें, या चूंकि हमने थोड़ा सा नजरियाती इख्तलाफ किया इसलिए जो है वो हमें शायद 10 के बजाय 9 मार्क्स मिल जाएं। बट बाकी जो है वो हमारा सारा कुछ ओके है। टाइम क्या हो गया, 3:33। वैसे तो हमारे पास 15 मिनट हैं। ऐसा करते हैं, अगला सवाल मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं,
आपने होमवर्क में करके आना है। कल फिर क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई इसका पॉइंट आपको मुश्किल लगा। ऐसे मौके पे क्या होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन का। और अगर आपके पास कोई पुराने जमाने की बुक है तो उससे आप क्वेश्चन स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, स्क्रीनशॉट लेके ओके लिख दीजिएगा। मैं आज की क्लास जो है वो 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, पहला दिन है, जरा आप लोग भी सांस लें। ओके ओके, जबरदस्त। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वो लोग जो क्लास में मौजूद है, नए लोग वो भी, और वो जो लोग बाद में जो है वो क्लास के टाइम पे बिजी होते हैं लेकिन रात को 1 बजे वो बैठ के मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। तो वेलकम टू एमए। खुदा ना खास्ता अगर पहले आप फेल करवा के आ रहे हैं तो माइंड नहीं करना। इस दफा इस नियत से पढ़ाई कर लेनी है कि भाई अब पेपर पास कर लेना है। सीएमए अलग चीज थी, वो नहीं पास हो सका, लेकिन एमए जो है वो पहले अटेम्प्ट में निकालना है। मुझे इसी पॉजिटिव नोट पे बोलें अल्लाह हाफिज, मैं आपसे मिलता हूँ कल इसी टाइम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।